तो चलिए देखिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, श्वसन के बारे में पढ़े थे और श्वसन के अंग पढ़े हुए थे कि जैसे इस पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, तो सभी में श्वास लेने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑर्गन विकसित हैं। हम उससे भी पहले पढ़े हुए थे कि पादप में श्वसन कैसे होता है। इसमें हम ये पढ़े हुए थे कि पादप में जो श्वसन होता है वह पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से, या फिर तना में उपस्थित वातरंध्र से, या फिर जड़ में उपस्थित मूलरोम से, इन्हीं से वे श्वसन करते हैं। और बाकी हम अगर जंतुओं की बात करें, पादप को हटा के जंतुओं की बात करें, तो जंतुओं में श्वास लेने के लिए 3 ही ऑर्गन डेवलप हैं। कौन कौन? तो पहला जो है उसको कहते हैं जानवरों की बात करें, जंतुओं की, तो उसमें जो पहला होता है उसको कहते हैं ट्रैकिया। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं गिल्स, और तीसरे को कहते हैं लंग्स यानी कि फेफड़ा। चमड़ों से लेते हैं लोग। हाँ, एक त्वचा है। चलिए समझते हैं कि यहाँ पर श्वसन कैसे करते हैं। तो हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वह किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से लेते हैं। कीड़े मकोड़े किससे सांस लेते हैं? ट्रैकिया से। उनके शरीर में क्या होती है कि उनके मुख पर यानी कि सामने के सिरे पर 2 छिद्र होते हैं, और वह छिद्र क्या होते हैं? अंदर की तरफ उसके शरीर में उत्तकों से जुड़े हुए होते हैं, और उन उत्तकों की सहायता से उन छिद्रों की सहायता से वे श्वसन करते हैं, और वह श्वसन के रूप में मिला ऑक्सीजन उत्तकों को डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। उन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक नहीं पाया जाता है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को कल के क्लास में ही पढ़े हुए थे, मछली के बारे में पढ़ना था कि मछली जो है वह श्वसन कैसे करती है। तो दूसरा जो हमारा रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है उसका नाम है गिल्स। इस गिल्स को हम कहते हैं क्लोम। क्या कहते हैं? क्लोम। तो बात करें कि हमारा गिल्स क्या है, तो कहेंगे कि यह एक प्रकार का क्या है? यह एक प्रकार का श्वसन अंग है। यह एक प्रकार का क्या है? श्वसन अंग है। जो क्या करता है? यह एक प्रकार का श्वसन अंग है जो क्या करता है? जो जल में उपस्थित देखो पेज ना पलटे, जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन का अवशोषण करके श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। श्वसन की क्रिया को क्या करता है? पूर्ण करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये चीज है अपना गिल्स के बारे में। गिल्स जो होता है पीसीज वर्ग मतलब मत्स्य वर्ग के जितने भी जंतु होते हैं, उन जंतुओं में गिल्स यानी कि क्लोम के सहायता से वे जंतु श्वास लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मत्स्य वर्ग के जितने भी जीव हैं, मत्स्य वर्ग के जीव जंतु इसी से श्वास लेते हैं। इसी से क्या करते हैं? श्वास लेते हैं या सांस लेते हैं। ये पॉइंट है। अब यहाँ पर इसी मत्स्य वर्ग में हमारा क्या आता है? मछली आता है। क्या आता है? मछली। तो मछली जो होती है, मछली का श्वसन अंग क्या हो गया हमारा? मछली का श्वसन अंग हमारा हो गया, मछली का श्वसन अंग हो गया हमारा गिल्स। क्या हो गया? गिल्स। आपके किताब में गिल्स को गिल्स ही लिखा है, क्लोम नहीं लिखा है। हालांकि उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्लोम होता है। याद रखेंगे। यह क्लोम कहाँ होता है? तो यह मछली के यानी कि यह, अरे हम उल्टे लिख रहे हैं, गिल्स की बात कर रहे हैं। गिल्स मछली के सिर के पीछे पार्श्व हिस्से पर
पार्श्व हिस्से पर उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम आपको मछली बना के दिखाएं, अगर ये मछली है, छोटी सी मछली है, शार्क है अगर ये शार्क है तो ध्यान देंगे सावन बाद अपना घोड़े लेके चल। केवई मछली है, केवई, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो देखिए अगर हम इस मछली की बात करें तो इस मछली में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, गिल्स। ये जो गिल्स होता है, जिस प्रकार हम ऐसे दिखाए हुए हैं, तो इस दिशा में भी होगा और इस दिशा में भी होगा, और ये है इसका मुंह, यानी कि सिर, सिर के पीछे है ना, पीछे और पार्श्व हिस्से में, ठीक है, ध्यान रखें। क्या होता है अब समझते हैं इसमें कि ये जो गिल्स होता है, यह गिल्स क्या होता है, ग्रसनी से, जिस प्रकार मनुष्य में जो ग्रसनी होते हैं, नहीं दिखाई देता है। अब देखिए क्या है कि ये गिल्स कैसे उपस्थित होता है। ये तो मालूम हो गया कि हमारा जो गिल्स है वो कहाँ स्थित होता है, पीछे, यानी कि पार्श्व हिस्से में, सिर के पीछे पार्श्व हिस्से में। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो कहते हैं इसमें कि प्रत्येक समूह में गिल्स जो होते हैं वह आगे पीछे श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसमें जो गिल्स होते हैं, गिल्स जो पार्श्व रूप में है या पार्श्व हिस्से में उपस्थित हैं, पार्श्व हिस्से में उपस्थित होते हैं, वे श्रृंखलाबद्ध तरीके से, श्रृंखलाबद्ध मतलब श्रृंखला के रूप में, लाइन के रूप में, चेन के रूप में, चेन के रूप में श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े होते हैं। अगर हम इस पार्ट को यहाँ पर निकालें तो ये पार्ट जो होता है, अगर मछली का ये वाला हिस्सा है तो याद रखेंगे ये मुख वाला हिस्सा है, तो इस मुख वाले हिस्से में ऐसे लाखों कैपिलरी होती हैं, बहुत सारी कैपिलरी होती हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो इसमें होता है कैपिलरी। अब समझते हैं यहाँ पर क्या है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं तथा वे जिस चपटी थाली में व्यवस्थित होते हैं, तथा वे जिस चपटी थाली में व्यवस्थित होते हैं, चपटी थाली में व्यवस्थित होते हैं, उस चपटी थाली को क्या कहते हैं, उस चपटी थाली को गिल पाउच कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल पाउच, यानी कि गिल कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में उसे गिल पाउच कहते हैं या गिल्स पाउच कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। अब इस गिल कोष्ठ में क्या होता है, बहुत सारी पतली पतली लंबी लंबी केशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब इस गिल कोष्ठ में क्या होती हैं, जो कि यह गिल कोष्ठ क्या होती हैं, कई पतली पतली लंबी लंबी तंतुएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम गिल पट्टिकाएं कहते हैं, याद रखेंगे। इस गिल कोष्ठ में, गिल्स कोष्ठ में अनेक सूक्ष्म तथा सूक्ष्म मतलब छोटे, पतले पतले कैपिलरी, यानी कि केशिकाएं पाई जाती हैं, केशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गिल्स लैमिली कहते हैं, गिल्स लैमिली कहते हैं या गिल पट्टिकाएं कहते हैं, गिल पट्टिकाएं या गिल, LAM स्पेलिंग देखना, LAME कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना है आपको ये
कि ये जो चपटी थाली जो होती है इसमें ये जो गिल कोष्ठ है, अब इस चीज को ये समझना है, जिस प्रकार मानव के अगर मुख की बात करें तो मानव में ये मुख था, मुख से हमारा कहाँ जा रहा था, मुख गुहा में, और मुख गुहा हमारा आगे चल के कहाँ से जुड़ रहा था, ग्रसनी से। और ग्रसनी में हमारे कितने छिद्र थे, दो। एक था आपका कंठ द्वार और एक था आपको निगल द्वार। याद रखेंगे, कंठ द्वार हमारा कहाँ जुड़ता था, ये हमारा श्वास नली से जुड़ता था, और निगल द्वार हमारा कहाँ जुड़ता था, ये हमारा आहार नाल से, नहीं आमाशय से। हाँ, आहार नाल संपूर्ण रूप को बोलेंगे ना, संपूर्ण को आमाशय से जुड़ता था। अब समझिए, जिस प्रकार मनुष्य में ये सारी क्रियाएं होती थी, थोड़ा सा नीचे इसको कर देंगे, टेढ़ा कर देंगे, तो देखिए ध्यान देंगे, जिस प्रकार मनुष्यों में होता है ठीक उसी प्रकार मछली में, उसी प्रकार क्या होता है मछली में, मछली का जो मुख होता है, यह मुख जो होता है अंदर की ओर ग्रसनी से जुड़ा होता है। अब ग्रसनी सी जो होती है, यह ग्रसनी जुड़ी हुई होती है उसके आमाशय से, और यहीं पर क्या होता है, ध्यान रखेंगे, यहीं पर क्या होता है, ग्रसनी से यह कहाँ जाता है, ग्रास नली में जाता है। कहाँ जाता है, ग्रास नली। ठीक है, वही निगल द्वार हमारा आमाशय से होते, ग्रास नली से होते हुए अथी में जाता है, आमाशय में जाता है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब मछली ने अपना मुख को ओपन किया, मुख को क्या किया, ओपन किया, खोला, तो खोलने के बाद क्या होगा कि पानी और पानी में उपस्थित भोजन उसके ग्रसनी में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, और ग्रसनी में जाने के बाद जो भोजन होता है वह भोजन ग्रास नली में चल जाता है छन के। तो पानी कहाँ जाएगा, तो पानी के लिए हम बताए थे कि ये जैसे अपना मुख को ओपन करेगी, तो मुख को ओपन करने के बाद भोजन, मान लीजिए कि भोजन आपको पहुंच गया इधर ग्रास नली में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो इसका जो गलफड़ा है, यानी कि ये जो इसका क्लोम जो है, ये जो गिल्स है, इस गिल्स से होते हुए पानी बाहर निकल जाता है, इस गिल्स से होते हुए पानी बाहर निकल जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब ये इस तरीके से जुड़ा होता है कि गिल्स भी होता है और साथ साथ में यह अपना ग्रास नली भी जुड़ा होता है ग्रसनी से। अब गिल्स से पानी बाहर निकल गया और पानी में जो उपस्थित भोजन था वो ग्रास नली में चला गया। इस बात को समझेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि जब मछली मुंह को बंद करती है तो अंदर का दबाव ज्यादा होता है, जिसके कारण जो जल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होते हैं वह इस गिल लैमिली में, गिल पट्टिका में जो रक्त होती है उस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके जुड़ जाता है, और जुड़कर यह रक्त केशिका की सहायता से यह हृदय के पास पहुंचता है। बताए थे कल के क्लास में कि मछली में हृदय भी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही चीज है कि जब मछली मुख को ओपन करती है, मुख को खोलती है, मुख को क्या करती है, खोलती है, तो वह जल तथा उसमें उपस्थित जल तथा उसमें उपस्थित भोजन को ग्रहण करती है, जिसमें वह भोजन कहाँ पहुंचता है, नहीं, मुख से ग्रसनी के रास्ते ग्रास नली में पहुंचता है। तथा पानी गिल्स के रास्ते बाहर निकल जाती है, चाहे निकल जाता है।
लेकिन इस क्रम में जल दबाव या जल का दबाव अंदर की ओर अधिक होने के कारण अब अधिक होने के कारण क्या होगा? जल में उपस्थित ऑक्सीजन गिल लैमिली यानी कि गिल पट्टिका से जुड़ जाती है तथा गिल पट्टिका में उपस्थित ऊपर वही तथा गिल पट्टिका में उपस्थित ठीक बा चलो गिल पट्टिका में जो उपस्थित होता है क्या उपस्थित होता है? हीमोग्लोबिन उस हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके वह ऑक्सीजन हृदय में चला जाता है। इस प्रकार मछलियों में श्वसन की क्रिया होती। अब आजा मानव श्वसन तंत्र में। ठीक है, अब मानव में आते हैं। मनुष्य में श्वसन क्या है? अपना फेफड़ा है। मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो कहेंगे श्वसन तंत्र क्या होता है। मनुष्य में श्वसन की क्रिया को या क्रिया में भाग लेने वाले अंगों के समूह को क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस श्वसन तंत्र में क्या क्या आता है। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं, समझते हैं क्या क्या होता है। इस श्वसन तंत्र में हमारे पास जो होता है वह पहला हो गया नोज यानी कि नाक। ठीक है, नाक में क्या है? नाक में छिद्र उपस्थित है जिसको नसिका छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नसिका या नासिका छिद्र। क्या कहते हैं? नासिका छिद्र। अब नासिका जो छिद्र है यह नासिका छिद्र क्या होता है कि दो अलग अलग भागों में बंटता है। दो अलग अलग भागों में बंटता है जी। तो दो अलग अलग भागों में बंटा, तो उस बंटने के क्रम में क्या होता है भाई? बंटने के क्रम में उसमें जो दो जब अलग अलग हिस्सों में बंट रहा है तो उसे बांटने का काम करता है नासा पट्टी का। क्या? नासा पट्टी का।
तो नसिका छिद्र में क्या होता है, नसिका छिद्र के बाद होता है नासा पट्टिका। और नासा पट्टिका क्या करता है, नासा पट्टिका क्या किया, जो नाक में जो दो छिद्र है ना, उन दोनों छिद्रों को अलग कर दिया। अब जब दो छिद्रों को अलग कर दिया तो दो गो अलग अलग नली बन गया, और जब दो गो अलग अलग नली बना तो उसे कहते हैं नसिका वेश्म। उसे क्या कहते हैं, नसिका वेश्म। क्या कहते हैं, नसिका वेश्म का नासा पट्टिका है का। हाँ, ये जो बीच में है, जो दोनों साइड को अलग अलग किया है, ये वाला, ये नासा पट्टिका है, सही बात। और ये दोनों भाग को अलग किया। अब इधर वाला हिस्सा वेश्म कहलाएगा, जिसको हम नसिका वेश्म बोलेंगे, नासिका वेश्म, ठीक है, नासिका वेश्म बोलेंगे। अब इस नासिका वेश्म को अगर हम देखें तो यह 3 हिस्सों में बटा होता है, आगे, भीतर और मध्य में। आगे वाला जो होता है इसको कहते हैं, इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जिसको हम प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। हाँ ठीक है, इसको हम प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं। और जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं घ्राण क्षेत्र, और जो बीच वाला हिस्सा है उसको कहते हैं श्वसन क्षेत्र। 3 हिस्से हैं। अब अगर हम देखें तो नसिका वेश्म में कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। कौन कौन, एक है आपके पास नहीं, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ, इसको सबको लाइन से याद रखेंगे। पहले है आगे वाला अग्रभाग, ठीक है, और इसके बाद है मध्य वाला, और फिर क्या है पीछे वाला या पिछला भाग, ठीक है। अब देखिए ये हो गया अग्रभाग, अग्रभाग। अगर हम इस अग्रभाग की बात करें तो यह अग्रभाग हमारा क्या कहलाया, प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। ये जो मध्य वाला हिस्सा है, इस मध्य वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तो मध्य वाले हिस्से को हम कहते हैं श्वसन क्षेत्र, श्वसन क्षेत्र। और जो बीच ये लास्ट वाला है इसको कहते हैं हम घ्राण क्षेत्र। क्या कहते हैं, घ्राण क्षेत्र। और यह घ्राण क्षेत्र जो अंदर की ओर है बहुत ही छोटा छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है। यही कारण है कि मनुष्यों में जो सूंघने की क्षमता होती है अन्य जीवों की अपेक्षा क्या होती है, कम। हाँ, सूंघने की क्षमता जो होती है अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। बोलिए, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं दिक्कत है इसमें। अब है हमारे पास प्रघ्राण या प्रकोष्ठ। इस प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो धूल के कणों को, किसको, धूल कणों को चिपका कर रखते हैं, बाल। हाँ अच्छा, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ इसमें आ गया, इसके साथ साथ इसमें रोम युक्त त्वचा होती है। और वही है, चलिए इसमें और कुछ नहीं दिया एक्स्ट्रा, आगे दिया घ्राण क्षेत्र में दिया। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो कह रहा है इसमें कि जो हमारा जो श्वसन क्षेत्र है नसिका वेश्म में, इसकी जो दीवारें जो होती है, नसिका वेश्म की जो दीवारें होती हैं, श्वसन क्षेत्र को हम देखेंगे, श्वसन क्षेत्र को देखेंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमें श्वसन क्षेत्र के ही बारे में पढ़ना है। याद रखेंगे यहाँ पर कि जो नसिका वेश्म जो होती है या नासिका वेश्म जो होती है, नासिका वेश्म की दीवारें टेढ़ी मेढ़ी तथा घुमावदार होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कांची कहते हैं। कांची, हाँ, कांची कहते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। घुमावदार, ठीक लिखे, गलती लिखे।
घुमावदार होती हैं, ठीक है। और ये कांची हो गया, ठीक है, कांची कहते हैं, ये क्लियर है। अब इसके साथ साथ जो हमारे श्वसन क्षेत्र होते हैं इसमें म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इसमें म्यूकस का स्राव होता है, म्यूकस का स्राव होता है, जो क्या करता है, जो रोम युक्त त्वचा तथा म्यूकस के स्राव के फलस्वरूप श्वास नली में, या फिर हम कह सकते हैं नसिका वेश्म में जाने वाले धूल कणों को तथा गंदगियों को क्या करता है? गंदगियों को चिपकाकर रखता है, जो नाक के मैल के रूप में बाहर निकलता, जिसे हम लोग नकटी कहते हैं, बम, जिसे बम कहते हैं। ये हुआ हमारा यहाँ तक। अब इसमें क्या है कि इसी श्वसन क्षेत्र में, यहाँ पर ध्यान देंगे, कथे नीचे बोला अब देखेंगे, ध्यान देंगे इधर कि हमारा जो श्वसन क्षेत्र होता है, कितने मिनट होगा? 27 मिनट, 28 मिनट, कोनो बात नहीं, चलो धीरे धीरे भी ठीक ठाक चलो। अब देखो, श्वसन क्षेत्र में खून की पतली पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जो एपिथेलियम ऊतक की बनी होती ठीक है, ये है। अब एपिथेलियम ऊतक को क्या कहते हैं? एपिथेलियम ऊतक को हिंदी में कहते हैं उपकला ऊतक। ये क्या है ऊतक, हम समझाते हैं। ये हमारा सेल है, सेल मतलब कोशिका, और कोशिका हम किस कोशिका की बात कर रहे हैं? जंतु कोशिका की। तो जंतु कोशिका के मिलने से क्या बना? ऊतक। तो जंतु ऊतक बना। और ये जो जंतु ऊतक होते हैं ना, ये 1 2 3 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला जो हुआ उसे हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं संयोजी ऊतक। तीसरा जो होता है कंकाल ऊतक। हाँ। और चौथा जो होता है उसको कहा जाता है मस्क्यूलर टिश्यू, यानी कि उसको मांसपेशीय ऊतक कहते हैं। ये सारे ऊतक होते हैं, ध्यान रखें। तो भाई इन सबको हम देखेंगे। एपिथेलियम ऊतक जो होता है यह क्या होता है? यह त्वचा के रूप में उपस्थित होता है, त्वचा या आवरण के रूप में रहता है, आवरण के रूप में रहता है। संयोजी ऊतक क्या करता है? यह जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है ऊतक। जैसे हम लोग पढ़े हैं ना जी कि लिगामेंट और टेंडन होता है। तो लिगामेंट और टेंडन क्या करता है? लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, और टेंडन क्या करता है? हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक कंकाल तंत्र में मदद करेगा जोड़ने के लिए, कंकाल ऊतक।
और फिर ये मांसपेशियों तक मांसपेशियों को बताएगा या मजबूत करेगा। हटाइए। अभी तक जो है हम लोग ये पढ़े, हम लोग बीच से टॉपिक को मूव करा दिए दूसरी जगह, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़े, हम ये पढ़े कि श्वसन तंत्र में नाक है, नसिका छिद्र है, नासापट्टिका है, नसिका वेश्म है। अब नसिका वेश्म जो होता है वह आगे चल के कहाँ पर जुड़ता है? नसिका वेश्म आगे चल के कहाँ जुड़ता है? तो नसिका वेश्म हमारा आगे चल के अब यह जुड़ता है हमारे ग्रसनी से, ठीक है। और ग्रसनी के बाद यह जो आगे चलता है, यह आगे जाके अब जुड़ता है, यहाँ पर लिख रहे हैं ये जुड़ता है ग्रास नली, नहीं हो तो फिर फूड पाइप हो गया ग्रास नली में। अब यहाँ पर यह लैरिंक्स से जुड़ता है, लैरिंक्स बताएंगे, अभी घबराइए मत। लैरिंक्स से जुड़ता है, आज कंप्लीट नहीं होगा लग रहा है। लैरिंक्स से जुड़ता है और लैरिंक्स भी आगे हमारा चल के किससे जुड़ता है? इस लैरिंक्स को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, स्वर तंत्र बोलते हैं, इसी से हमारा आवाज निकलता है। अब लैरिंक्स में दो प्रकार के स्वर तंत्र होते हैं, एक आगे होता है, एक पीछे होता है। एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होता है वो आगे होता है और ट्रू वोकल कॉर्ड जो होता है वो पीछे होता है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड से जो आवाज आती है वह अचेत अवस्था में आती है। जैसे हम सोए रहते हैं तो फड़फड़ाते हैं ना, खर्र खर्र, तो वो जो आवाज आया वह अचेत अवस्था में आया, वह फॉल्स वोकल कॉर्ड के कारण हुआ। और जो ट्रू वोकल कॉर्ड है उसके कारण हमें सही आवाज में बोलने की अनुभूति होती है। जब बच्चा छोटा अवस्था में रहता है और जब जन्म लेता है तो पहले उसका फॉल्स वोकल कॉर्ड ही क्या होता है? एक्टिव होता है, जिसके कारण वह अ ब क बा ना ऐसे करके बोलता है। और धीरे धीरे जब उसका ट्रू वोकल कॉर्ड एक्टिव हो जाता है पीछे की तरफ, तो वह क्या होता है? अच्छी तरह से बोलना शुरू करता है। ये हमारा लैरिंक्स, कल की क्लास में बताएंगे, उसको रहने दीजिए। लैरिंक्स, और लैरिंक्स के बाद हमारा जो अगला हिस्सा जो होता है वो होता है श्वास नली, जिसको क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और यह श्वास नली हमारा क्या होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 16 mm की चौड़ाई होती है उसका व्यास होता है 16 mm। जो हमारा श्वास नली है और श्वास नली क्या है? 12 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब कहाँ तक होगी अब अपना देख लेना, हमें बताइए। तो उसमें कैसे बता सकते हैं, इसमें देखना होगा। अब देखेंगे श्वास नली 12 सेंटीमीटर लंबी। अब श्वास नली से जो हमारा अगला हिस्सा जो होता है वह होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। अब फेफड़ा में गया तो फेफड़ा में केवल एक ही हिस्सा नहीं है। अब फेफड़ा में है ब्रोंकस। फेफड़ा में क्या है? ब्रोंकस। और फेफड़ा में है ब्रोंकस, तो ब्रोंकस के बाद है हमारे पास क्या? ब्रोंकियोल, ठीक है। ब्रोंकस के बाद हमारा क्या है? ब्रोंकियोल है। ब्रोंकाई यानी कि ब्रोंकस, ठीक है। नहीं, यहाँ पर होगा ब्रोंकियोल। चल लिख ही देते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस होगा। और ब्रोंकस के बाद क्या होगा? ब्रोंकियोल होगा, ब्रोंकियोल। और ब्रोंकियोल के बाद जो अगला हिस्सा होगा वह जाएगा एल्वियोलरी डक्ट में जाएगा, एल्वियोलरी डक्ट में जाएगा, एल्वियोलरी डक्ट में जाएगा। और जब एल्वियोलरी डक्ट में गया तो वहां से अब जाएगा एल्वियोलाई में। कहां पर जाएगा? एल्वियोलाई में। और इस एल्वियोलाई को कहते हैं, एल्वियोलाई में गया। और यह इस एल्वियोलाई को हिंदी में कहते हैं वायु कोष्ठिका। क्या कहते हैं? वायु कोष्ठिका। तो यहाँ पर पहुंचता है हमारा क्या? यहाँ तक हमारा फेफड़े के ये अंग है वायु कोष्ठिका तक। और ये 3-3 के गुच्छों में होते हैं और इसकी संख्या एक फेफड़े के एक सिरे में 3 × 10⁸ होती है। 3 × 10⁸ अरे वो फिजिक्स में हम पढ़े हैं कि प्रकाश की गति है, लेकिन इसके एक हिस्से में 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं, यानी कि 3 लाख। 3 लाख हुआ ना। अगर 3 × 10⁸ करें तो कितना होगा? 3
और 8 10 के पावर 8 मतलब कई जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ माफ कीजिए 30 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ मतलब मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10 के पावर 8 वायु कोष पाए जाते हैं। यह दोनों फेफड़ों की बात कर रहा है, माफ करेंगे, यह एक फेफड़े की बात नहीं कर रहा है, दोनों की तरफ बात कर रहा है। दोनों तरफ मिलके कितने हैं? 3 × 10 के पावर 8 वायु कोष। और इसी में पतले पतले खून की नलियां नली होंगी। और यहीं पर क्या होगा कि इसकी में जब ऑक्सीजन भरता है तो फुक फुक का आवाज आता है, इसको फुफ्फुसी कहा जाता है, फुफ्फुसी श्वसन, जब इसमें श्वसन होगा तो। और उसी समय वहां पर क्या होगा, हमारा श्वसन की क्रिया पूरी तरह पूर्ण होगी और वहां पर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ऑक्सीजन है वह ब्लड से जुड़ेगा और वह ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हृदय के पास, और हृदय उसको पंप करेगा और पंप करके शरीर के सभी अंग में पहुंचे। और अंग में पहुंचा तो उत्तक में पहुंचा, उत्तक में पहुंचा तो कोशिका में पहुंचा, कोशिका में पहुंचा तो श्वसन हुआ, श्वसन हुआ तो कोशिका को ऊर्जा मिला, ऊर्जा मिला तो कोशिका जीवित है, और हम कोशिका जीवित है तो हम जीवित है, और हम जीवित है तो हम अपने कार्य कर रहे हैं। ये सारी क्रिया है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।